हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली तो हमारे बोर्ड एग्जाम में आने वाले जो क्वेश्चंस होंगे उसे हम लोग आराम से कर लेंगे। अब मैं क्या कहना चाहता हूँ मैं आपको पहले समझा दूं। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि बच्चों देखो, जो हमारा क्लास 10 का जो बोर्ड एग्जाम है वो जस्ट 1-2 महीने बाद हमारा बोर्ड एग्जाम होने वाला है, मतलब कि हमारे पास 1.5 से 2 महीना बचे हुए हैं अभी। तो इन 1.5 से 2 महीने में अगर हम लोग मैथ्स में अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो भाई कुछ ऐसे सिलेक्टेड टॉपिक्स होते हैं जहां से टीचर्स कहते हैं कि भाई हर बार क्वेश्चन आते हैं, है ना। कुछ ऐसे सिलेक्टेड टॉपिक्स होते हैं जहां से आपको दिखते हैं कि भाई हर बार इससे क्वेश्चन आते हैं, तो सिलेक्टेड टॉपिक्स को हम लोग आज करने वाले। और आज जो है हमारा डे फर्स्ट है। आज डे फर्स्ट में हम क्या करेंगे, तो बच्चों आप लोगों ने क्लास 10 का जो मैथ का पहला चैप्टर होगा रियल नंबर, उसे आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। नहीं पढ़ा तो भी कोई बात नहीं, पढ़ लिया तो भी अच्छी बात है। अब देखो उसमें आप लोगों ने एक्सरसाइज 1.2 में या फिर 1.3 में, जिनके पास पुरानी एनसीईआरटी 1.3 में, जिनके पास नई एनसीईआरटी उनके पास 1.2 में, आप लोगों ने एक क्वेश्चन देखा होगा जहां पे आपको क्वेश्चन दिया होता है कि प्रूव दैट √3 इज अ इरेशनल नंबर, प्रूव दैट √5 इज अ इरेशनल नंबर, प्रूव दैट √7 इज अ इरेशनल नंबर, √2 इज अ इरेशनल नंबर। तो आपको ये प्रूव करने को आता है पेपर में कि भाई इसे प्रूव करो कि इरेशनल नंबर आता है। इस तरीके जो प्रोफाइल क्वेश्चन होते हैं बहुत ज्यादा आते हैं सीबीएसई बोर्ड में। जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा यहाँ पे लिखा होगा कि प्रूव दैट √3 इज अ इरेशनल नंबर। हिंदी में कहे तो भाई सिद्ध कीजिए कि √3 जो होता है एक अपरिमेय संख्या होती है, ऐसा कुछ आपके पेपर में लिखा होगा। और आगे ये लिखा होगा कि भाई साहब ये 3 नंबर का है या 5 नंबर का। अब ये 3 और 5 का क्या फंडा होता है मैं आपको बताया था। अगर आपका स्टैंडर्ड मैथ है तो 3 नंबर में आएगा और आपका बेसिक मैथ है तो 5 नंबर में आएगा। अब स्टैंडर्ड मैथ और बेसिक मैथ में क्या फर्क होगा, भाई ऐसा माना जाता है कि जो स्टैंडर्ड मैथ होती है थोड़ी टफ होती है एंड वो बच्चे लेते हैं जिनको मैथ अच्छी खासी आती है ना। जिनको अच्छी खासी आती है उसे 5 नंबर क्यों 3 नंबर ही देते हैं। और बेसिक मैथ उन बच्चों के पास होती है जिनकी मैथ्स कमजोर होती है, उनके पास आसान क्वेश्चन आते हैं, उनको 5 नंबर थोड़ा घींच घाचे चीजों को पास करना है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। अब आप अगर आपके पास स्टैंडर्ड मैथ है तो आप 3 नंबर अज्यूम करें, चलो आप बेसिक मैथ है तो 5 नंबर, ठीक है। तो भाई क्वेश्चन है क्या, कहता है कि प्रूव करो कि √3 जो होता है इरेशनल नंबर होता है। यार देखो तो सर रैशनल नंबर जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पे जो Q होता है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। जैसे कि मान लो ये हो गया 3/4, ये रैशनल नंबर है, हाँ रैशनल नंबर है। 3/0 क्या सर रैशनल नंबर नहीं भाई, ये इरेशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि सर यहाँ पे जो Q था वो 0 हो गया। Q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर आपका ऐसा नहीं हो रहा है डेट मींस ये इरेशनल नंबर है, ठीक है। अब बात करते हैं इरेशनल नंबर, तो भाई इरेशनल नंबर में ऐसा मानते हैं कि जो ऐसे नंबर जैसे हम लोग ना इंटीजर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि मान लो आपके पता होगा जैसे कि आपको पाई को आप इंटीजर के टर्म में लिख ही नहीं सकते हो, ठीक है। पाई को कैसे आप इंटीजर के टर्म में लिख सकते हो, तो पाई जो होते हैं इरेशनल नंबर, तो रूट वाले नंबर इसमें इरेशनल होते हैं। जैसे कि रूट वाले नंबर जितने भी आते हैं आप देखते हो, जैसे कि मान लो 1.3 होगा ऐसे वैल्यू आएगी 1.5555 ऐसे ऐसे मतलब वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो ये क्या होता है इंटीजर इरेशनल नंबर होता है। तो आपको प्रूव करना है कि √3 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो भाई देखो इंट्रो मैंने बहुत दे दिया, अब मैं ना क्वेश्चन कराऊंगा डायरेक्टली, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन कैसे करना है, तो देखो यार स्टेप बाय स्टेप चलना, क्योंकि हर स्टेप के बोर्ड में आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है। मान लो किसी बच्चे ने पूरा क्वेश्चन किया लेकिन लास्ट में उसने गलती कुछ करी तो भाई उसके आधे नंबर काट लेगा टीचर। पूरा किया बस थोड़ी बहुत गलती 1 नंबर कर दिया, और क्वेश्चन ही नहीं किया थोड़ा बहुत लिख भी दिया तो भी आपको 1-2 नंबर मिल जाएंगे। तो मैं आपको बताऊंगा स्टेप मार्किंग कैसे होगी पेपर में और कैसे आप पास हो सकते हो, ठीक है। तो देखो कैसे करना है, आपको पहले लिखा सोल्यूशन। देखो सोल्यूशन में आपको कैसे करना है ये बताओ। देखो सोल्यूशन में कुछ नहीं करना है, आपको क्या लेना है, लेट अस assume that √3 is रैशनल नंबर। क्या रैशनल नंबर, आपको क्या लिखना है सर, हमने मान लिया कि √3 क्या है, एक रैशनल नंबर है। आपको पेपर में मान लेना है, लेकिन सर प्रूफ तो मेरे इरेशनल करना, भाई तू मान लेना रैशनल नंबर है, मान लिया, हाँ मान लिया। अब यार देखो जितने भी रैशनल नंबर होते हैं आपने सीखा था कि सर इसे P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि √3 को भी हम लोग किसके P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके अब यहाँ पे वो कंडीशन लिखनी पड़ती थी कि सर P और Q आर इंटीजर, P और Q आर इंटीजर्स और Q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक। यहाँ आपको रैशनल नंबर का पता था। अब इसमें ना एक चीज और लिखनी पड़ेगी, क्या लिखनी पड़ेगी सर, P और Q आर को प्राइम नंबर। अब सर को प्राइम नंबर क्या होता है हमें ये नहीं पता। भाई देखो आपने सुना होगा को प्राइम नंबर्स क्या होता है, ऐसे दो नंबर जिसका जो एचसीएफ होता है ना सर वो एक आता है। अब एचसीएफ मतलब कि सर कॉमन फैक्टर, जैसे कि मान लो 3 और 5, आपको पता होगा सर 3 और 5 में कोई कॉमन नंबर नहीं आता है। 3 और 5 में सर एक एक आता है, दोनों कॉमन नंबर, उसका एचसीएफ हो जाएगा। 3 और 7 कॉमन नंबर सर कितना आ रहा है सर, एक एक आ रहा है कॉमन नंबर। अब मैं जैसे दूसरा 3 और 6 ले लूं, तो 3 और 6 3 एकम 3 3 दूना 6, यानी कि सर 3 एक कॉमन हो तो उसका एचसीएफ 3 हो जाएगा। सिंपल इसे, जैसे कि आप मान लो 5 और 7 में कोई कॉमन नंबर नहीं है एक के सिवा, एक ही आता है, 5 एकम 5
7 एकम 7, एक एक आ रहा है, एक उसका एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सर हमने मान लिया सर पी और क्यू का एक एचसीएफ है, मतलब कि ये इन दोनों का जो फैक्टर आएगा ना वो उसमें कोई कॉमन नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, ओके। अब क्या करो, आप थोड़ा सा इसे सॉल्व कर लो। क्या करो सर, स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब मैं क्या कर दिया, दोनों साइड क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। अब स्क्वायरिंग करने से फायदा क्या होगा, देखो फायदा बहुत है हमारे इस मैथ में। स्क्वायरिंग जैसे करोगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यार इसको थोड़ा सॉल्व कर लो। अब जैसे सॉल्व कर दो, यह हो जाएगा 3, ये हो जाएगा पी स्क्वायर, ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर। अब इस पी को थोड़ा सा इधर ले लो सर, इधर ले लोगे तो ये हो जाएगा सर क्यू स्क्वायर इक्वल टू जाएगा पी स्क्वायर अपॉन 3 हो जाएगा। अब ये स्टेटमेंट जैसे ही आपने लिख लिया, इसे स्टेटमेंट नंबर 1 बोल दो। अब ये जैसे आपने लिख दिया तो यहाँ से आपको एक चीज दिखनी चाहिए, नहीं दिखी है तो मैं आपको बताता हूँ क्या दिखनी चाहिए। यहाँ पे जैसे कि आपने ये लिख दिया तो मैं आपको जैसे मान लो मैं ऐसे लिखता हूँ 10/5 लिखता हूँ, तो आप क्या करोगे सर, इस 10 को अंदर लिखोगे, 5 को इधर लिखो, भाग कर दोगे 2 आ जाएगा। यानी कि सर जो 10 है वो 2 से क्या है, डिजिबल, यानी 2 से विभाज्य, 2 से भागा हो रहा है इसमें, सॉरी 5 से भागा हो रहा है। ठीक है, जैसे मान लो मैंने आप लिख दिया 9/3 लिखा, यानी कि सर इसका मतलब क्या है, अब मैं इसे काटूंगा 3 एकम 3, 3 3 9, यानी कि सर देखो जो 9 है ना वो 3 से विभाज्य है, यानी कि डिजिबल है। सेम चीज अब ऐसा लिख दिया मैंने पी बाय 3 लिख दिया, तो यानी कि सर इसका मतलब क्या है, सर पी जो है वो 3 से डिजिबल है। पी स्क्वायर लिख दिया, यहाँ पे 3 लिख दिया, दैट मींस सर पी स्क्वायर पे 3 से डिविजिबल। मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे 10/5 लिखा था, तो सर ये आपको डिविजिबल था 2 आ रहा था। अब मैंने यहाँ पे 10 का स्क्वायर कर दिया, तो मतलब होता है 10 का स्क्वायर 100 होता है, यहाँ 5 लिया तो सर 220 आएगा। तो मतलब कि सर आप स्क्वायर करो या ना करो तभी भी वो डिविजिबल होगा। तो सेम चीज आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा स्टेटमेंट में। इसको मिटो दो, हाँ मिटो दो सर, ये आपको पेपर में नहीं लिखना, सिर्फ आपको इतना लिखना है। ठीक है, अब ये जो स्टेटमेंट है मैं यहाँ पे लिखता हूँ थोड़ी सी स्पेस की कमी के कारण। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दोगे सिंस पी स्क्वायर इज divisible by 3, so p also be divisible, ऐसे रख दो, so also रुक जाओ, p is divisible by 3, तो यहाँ पे आप एक काम और लिख दो, p is also divisible by 3। p भी क्या है सर, वो 3 से डिविजिबल है। ठीक है सर, इसे स्टेटमेंट नंबर 2 बोल दो। मान लो ये इसे इसे कुछ रहने दो, इसे स्टेटमेंट नंबर 1 बोल दो। बोल दिया, हाँ बोल दिया। अब देखो फायदा, अब हमारा फायदा क्या होता है इतना लिख के। अब मैंने काम कर दो, आप पेपर में ऐसे सीक्वेंस में जाना, मेरे पास जगह कमी के कारण मैंने थोड़ा सा इसको अभी इधर लिख रहा हूँ, यहीं पे लिखो। अब एक काम करो, आप मान लो, अब ये मान लो कि सर ना P इक्वल टू आप मान लो 3m, मान लो लेट और m क्या है सर, एक m इंटीजर है मान लो। भाई मानना है, मैं तुम्हें मानने का ही तो। हम लोग कभी क्या बोलते थे कि हम लोग ना कुछ बोलना ही नहीं। ठीक है, ठीक है। अब देखो यार यहाँ पे आप ये मान लिया, अब देखो यार यहाँ से थोड़ा सा देखो, आप ना क्या लिख सकते हो, यहाँ पे देखो p की वैल्यू, p की जगह पे आप कुछ रख सकते हो, बताओ। हाँ एक काम करो, स्क्वायरिंग कर दो, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, पी स्क्वायर इक्वल टू 9m स्क्वायर हो जाएगा। डेट मीन्स सर यहाँ से पी स्क्वायर अपॉन 9m स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ से दोबारा देखो यार, यहाँ से आप दोबारा देखो, m यहाँ पे सही से लिख लो इसे, एम यहाँ पे सही से लिख लो। अब देखो यार पी पी की जगह पे मैं कुछ रख सकता हूँ क्या, अब पी की जगह पे आप यहाँ सोचो, यहाँ से कोई वैल्यू आप निकाल सकते हो। हाँ सर, पी की जगह पे मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकते हो बेटा पी की जगह पे, ये बताओ। पी की जगह देखो यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा हुआ 3p² क्यू स्क्वायर, तो क्यू स्क्वायर को मैं उधर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 3q² इक्वल टू पी स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि सर मैं पी स्क्वायर की जगह पे ना 3q² लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे लिख दो। अब यहाँ पे क्या था, सॉरी, हाँ पी स्क्वायर जगह पर, अब पी स्क्वायर जगह आप क्या लिख सकते हो सर, पी स्क्वायर जगह आप वो लिख सकते हो, तो यहाँ पे आप एक काम लिख दो, पी स्क्वायर पर लिख सकते हो 3q² अपॉन 9 इक्वल टू m स्क्वायर। अब इसे थोड़ा काट दोगे तो 3 से कट जाएगा, तो यहाँ पे आप देखोगे तो हो जाएगा q² अपॉन 3m स्क्वायर। अब यहाँ से भी एक स्टेटमेंट बन जाएगा, सो सिंस q² इज डिविजिबल बाय 3, सो q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। अब यहां से स्टेटमेंट नंबर 2, अब देखो यार फ्रॉम 1 और 2 द कॉमन फैक्टर ऑफ p and q
R3। अब यार देखो, हम लोगों ने इस स्टेटमेंट से इस स्टेटमेंट यानी कि स्टेटमेंट नंबर 1 और स्टेटमेंट नंबर 2 से हम लोगों ने ये निकाल लिया कि जो P और Q है उसका कॉमन फैक्टर 3 है। दैट मींस कि सर आप यहां से एक चीज आप पूछ रहे हो, अब यहाँ पे लिखो, अब यहाँ पे आपने बोल दिया सर P और Q का जो कॉमन फैक्टर 3 है, लेकिन सर आपने यहाँ पे बोल दिया था P और Q यार को प्राइम नंबर यानी कॉमन फैक्टर कितना होगा, 1 आएगा। लेकिन तो यहाँ पे लिखो बट P एंड Q आर को प्राइम नंबर, so HCF of PQ is 1।